हेलो दोस्तों, अल्ध्रुव एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम वीएमओयू कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए एमए जियोग्राफी के सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एमएजी 08 यानी राजनीतिक भूगोल के टॉप 20 सवालों को कवर करने वाले हैं। ये वो सवाल हैं जो आपको 2 मार्क सेक्शन में पूरे नंबर दिलाएंगे। तोकमर कस लीजिए क्योंकि आज की क्लास होने वाली है सुपर डुपर हिट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। प्रश्न 1 है, राजनीतिक भूगोल पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों, ये सवाल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप देख सकते हैं ये जून 2024, दिसंबर 2020, जून 2022, दिसंबर 2022, दिसंबर 2023 और जून दिसंबर 2020 में भी पूछा गया है। मतलब ये तो पक्का आएगा ही आएगा, इसे तो रट ही लेना है। तो इसका जवाब क्या होगा? राजनीतिक भूगोल साथियों हमारे भौगोलिक वातावरण और किसी भी राज्य के बीच के गहरे रिश्तों को समझने का एक तरीका है। इसको आप ऐसे समझिए कि कैसे हमारी धरती की बनावट हमारे प्राकृतिक संसाधन और हमारी जनसंख्या किसी भी देश की राजनीति को प्रभावित करती है। बस यही है राजनीतिक भूगोल। अगला सवाल प्रश्न 2, सीमांत को परिभाषित कीजिए। और हां, ये भी जून 2024, दिसंबर 2020, जून 2023 और जून दिसंबर 2020 में आया है। मतलब ये भी बहुत बहुत जरूरी है। सीमांत क्या है? दोस्तों, सीमांत कोई आखिरी बाउंड्री नहीं होती, बल्कि ये वो इलाका होता है जहां 2 अलग अलग क्षेत्र मिलते हैं या एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये एक ट्रांजिशन जोन होता है जहां दोनों तरफ की चीजें थोड़ी थोड़ी देखने को मिलती हैं। प्रश्न 3 की तरफ बढ़ते हैं। एकात्मक राज्य को परिभाषित कीजिए। और देखिए, ये भी जून 2024, दिसंबर 2020, जून 2023 और जून दिसंबर 2020 में पूछा गया है। क्या बात है, आज तो सारे ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट सवाल आ रहे हैं। एकात्मक राज्य का मतलब है जहां सारी की सारी प्रशासनिक पावर यानी शासन चलाने की शक्ति एक ही सेंट्रल सरकार के पास होती है और जो भी लोकल बॉडीज होती हैं वो सब उसी सेंट्रल सरकार के अंडर में काम करती हैं। जैसे अगर एक ही बॉस हो और सारे कर्मचारी उसी की बात माने, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अब आते हैं प्रश्न 4 पर। अंतस्थ राज्य से आप क्या समझते हैं? ये सवाल भी दिसंबर 2020, 2022, 2023 और जून दिसंबर 2020 में रिपीट हुआ है। इसे भी ध्यान से समझना है। अंतस्थ राज्य दोस्तों एक छोटा सा देश होता है जो 2 बड़े और शक्तिशाली देशों के बीच में फंसा होता है। इसका काम क्या होता है? ये उन 2 बड़ी शक्तियों के बीच एक बफर का काम करता है ताकि वो सीधे एक दूसरे से न टकराएं। ये एक तरह से शांति बनाए रखने में मदद करता है। प्रश्न 5, रिमलैंड पर टिप्पणी लिखिए। ये भी जून 2024, दिसंबर 2020 और जून दिसंबर 2020 में आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण। रिमलैंड साथियों एक जियो स्ट्रैटेजिक थ्योरी है जिसे स्पाइकमैन ने दिया था। इस थ्योरी के हिसाब से यूरेशिया का जो तटीय इलाका है यानी कोस्टल एरिया वो दुनिया पर राज करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जिसने इस इलाके को कंट्रोल कर लिया उसने समझो आधी दुनिया कंट्रोल कर ली। दोस्तों रुकिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के हो जाएं, तो ये जो पूरी सब्जेक्ट गाइड है ना, इसकी पीडीएफ अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिए। मैंने डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देर मत कीजिए, अपनी तैयारी को सुपरचार्ज कीजिए। चलिए वापस आते हैं पढ़ाई पर। प्रश्न 6, राजधानी पर टिप्पणी लिखिए। ये भी जून 2024, दिसंबर 2020 और जून दिसंबर 2020 में आया है। मतलब यह भी बहुत ही कॉमन सवाल है। राजधानी क्या होती है? ये किसी भी राज्य का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होती है, मतलब जहां से सारा कामकाज चलता है। ये पॉलिटिकल पावर का हेडक्वार्टर होती है जहां से सरकार पूरे राज्य को चलाती है। जैसे दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, वहीं से सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। प्रश्न 7, निर्वाचन भूगोल को परिभाषित कीजिए। ये जून 2024, जून 2023 और जून 2022 में पूछा गया है। लगातार आ रहा है तो इसे भी अच्छे से तैयार कर लेना है। निर्वाचन भूगोल राजनीतिक भूगोल की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है जो ये देखती है कि लोग वोट कैसे देते हैं, चुनाव के नतीजे कैसे आते हैं और जो हमारे इलेक्शन एरियाज होते हैं यानी निर्वाचन क्षेत्र वो कैसे बनते हैं। ये सब कुछ भौगोलिक नजरिए से देखा जाता है। प्रश्न 8,
संघीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। ये दिसंबर 2022, जून 2022 और दिसंबर 2023 में आया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। संघीय क्षेत्र का मतलब है वो ज्योग्राफिकल एरिया, वो भौगोलिक इकाई जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का सीधा कंट्रोल होता है। अक्सर ये किसी संघीय राज्य की राजधानी ही होती है। जैसे हमारे देश में दिल्ली एक संघीय क्षेत्र है जहां केंद्र सरकार का सीधा शासन है। प्रश्न 9, तटस्थ राज्य पर टिप्पणी लिखिए। ये दिसंबर 2020 और जून दिसंबर 2020 में रिपीट हुआ है। तटस्थ राज्य बिल्कुल अंतस्थ राज्य जैसा ही होता है। ये भी दो या उससे ज्यादा बड़ी शक्तियों के बीच में स्थित एक छोटा सा देश होता है। इसका मुख्य काम होता है उन बड़ी शक्तियों के बीच एक बफर जोन बनाना ताकि उनके बीच सीधा टकराव न हो। प्रश्न 10, निर्वाचक गाली पर टिप्पणी लिखिए। यह दिसंबर 2020 और जून दिसंबर 2020 में आया है। यहां गाली शब्द थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मतलब गेरीमेंडरिंग है। तो दोस्तों, निर्वाचक गाली या गेरीमेंडरिंग का मतलब है चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को इस तरह से बदलना, उनमें हेरफेर करना, ताकि किसी खास पार्टी या उम्मीदवार को चुनाव में गलत तरीके से फायदा मिल सके। ये एक तरह से चुनावी धांधली का तरीका है। प्रश्न 11, हृदय स्थल सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। ये दिसंबर 2022 और 2023 में पूछा गया है। ये भी एक बहुत ही क्लासिक सवाल है। हृदय स्थल सिद्धांत, जिसे हम हार्टलैंड थ्योरी भी कहते हैं, इसे मैकेंडर ने दिया था। इस थ्योरी के मुताबिक यूरेशिया का जो अंदरूनी इलाका है यानी हार्टलैंड, उस पर अगर किसी का कंट्रोल हो जाए तो वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। ये विश्व शक्ति के लिए बहुत ही जरूरी माना गया है। प्रश्न 12, लेबेन्सराम पर टिप्पणी लिखिए। ये जून 2023 और जून 2022 में आया है। लेबेन्सराम दोस्तों एक जर्मन शब्द है। इसका सीधा सा मतलब है जीवन स्थान। ये बताता है कि किसी भी देश को अपनी बढ़ती हुई आबादी के लिए और ज्यादा जमीन और ज्यादा एरिया की जरूरत होती है। ये क्षेत्रीय विस्तार यानी टेरिटोरियल एक्सपेंशन की जरूरत को दिखाता है। प्रश्न 13, सीमाओं पर टिप्पणी लिखिए। ये जून 2022 और दिसंबर 2023 में आया है। सीमाएं क्या होती हैं? ये किसी भी पॉलिटिकल यूनिट यानी राजनीतिक इकाई को घेरने वाली लाइनें होती हैं। ये बताती हैं कि एक राज्य का एरिया कहां तक है और उसकी पावर कहां तक चलती है। ये एक तरह से किसी भी देश की संप्रभुता और उसके अधिकार क्षेत्र को साफ साफ दिखाती है। प्रश्न 14, क्षेत्रीय सागर पर टिप्पणी लिखिए। ये जून 2024 में पूछा गया है, बिल्कुल लेटेस्ट। क्षेत्रीय सागर साथियों वो समुद्री इलाका होता है जहां किनारे वाले देश का पूरा अधिकार होता है। पहले के जमाने में इसे तोप के गोले की मार तक नापा जाता था, मतलब जितनी दूर तक तोप का गोला जा सके उतना ही समुद्र उस देश का माना जाता था। प्रश्न 15, स्वेज नहर पर टिप्पणी लिखिए। ये भी जून 2024 का सवाल है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये नहर। स्वेज नहर दोस्तों 1869 में बनी थी। ये एक इंटरनेशनल कैनाल है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे जहाजों को बहुत लंबा रास्ता नहीं तय करना पड़ता और यात्रा की दूरी बहुत कम हो जाती है। ये व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ दोस्तों, सिर्फ MAGE 08 ही नहीं, आल्द्रू अकेडमी आपके लिए MAGE 01, MAGE 02, MAGE 03, MAGE 04, MAGE 06, MAGE 07 और MAGE 09 जैसे सभी सब्जेक्ट्स के प्रीमियम गाइड्स भी लेकर आया है। इन सभी की PDF डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी तैयारी को पूरा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16, भू राजनीति को परिभाषित कीजिए। ये जून 2023 में आया है। भू राजनीति का मतलब है ये समझना कि हमारे भूगोल का यानी हमारी जमीन, पहाड़, नदियां, समुद्र का राजनीति पर क्या असर पड़ता है। ये इस बात का विश्लेषण करती है कि कैसे भौगोलिक चीजें किसी देश की शक्ति और उसकी इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रभावित करती हैं। प्रश्न 17, राज्य की परिभाषा दीजिए। ये भी जून 2023 में पूछा गया है। राज्य क्या है? दोस्तों, राज्य एक ऐसी भौगोलिक इकाई है जिसमें एक निश्चित एरिया होता है, एक आबादी होती है और उसे चलाने के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था यानी एक सरकार होती है। ये तीनों चीजें मिलकर एक राज्य बनाती हैं। प्रश्न 18, भू राजनीति का पिता किसे कहा जाता है?
ये भी जून 2023 का सवाल है। भू राजनीति का पिता यानी फादर ऑफ जियोपॉलिटिक्स रुडोल्फ केजेलेन को कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले जियोपॉलिटिक्स शब्द का इस्तेमाल किया था। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 19, नाटो किसे कहा जाता है? ये भी जून 2023 में आया है। नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका गठन 1949 में हुआ था और इसका मुख्य मकसद था अपने सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा करना। यानी अगर किसी एक देश पर हमला हो तो सब मिलकर उसका बचाव करें। और अब हमारे आज के सेशन का आखिरी सवाल, प्रश्न 20, राजनीतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ये दिसंबर 2022 में पूछा गया है। राजनीतिक भूगोल का पिता फ्रेडरिक रीडजेल को माना जाता है। इन्होंने ही इस पूरे सब्जेक्ट की नींव रखी थी। तो भू राजनीति के पिता रुडोल्फ केजेलेन और राजनीतिक भूगोल के पिता फ्रेडरिक रीडजेल, दोनों नामों को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे MEGE 08 राजनीतिक भूगोल के टॉप 20 सवाल जो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स दिला सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। याद रखिएगा, मेहनत का फल सफलता है। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अल्द्रो एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक्स भी दिए गए हैं, वहां भी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।